बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट बीए प्रोग्राम की जो हमारी हिस्ट्री है, इसका फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपका जो पहला चैप्टर है या फिर आपकी जो पहली यूनिट है, इसका दूसरा पार्ट है। पार्ट 1 हमने आपको कल अवेलेबल कराया था और आज की इस वीडियो के बाद पहला चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना। आपको चैप्टर का जो टाइटल है वो है 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक साक्ष्यों का सर्वेक्षण। और ये एसओएल स्टूडेंट, डीयू रेगुलर, एनसी वेब, इग्नू और अदर यूनिवर्सिटी जहां पर भी ये टॉपिक है, उन सब के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, और सिलेबस आप पहले से जानते हैं। आपकी इंडेक्स जो है एसओएल की बुक, उसमें आप ये देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं हम अपना सीधा टॉपिक। कल के वीडियो में हमने साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा साहित्यिक स्रोत जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उसमें धार्मिक, गैर धार्मिक और विदेशी साहित्य को पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम स्पेशल अपना टॉपिक शुरू करने वाले हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इतिहास के बारे में, अतीत के बारे में हमको जानकारी देते हैं। तो शुरू करते हैं, देखते हैं टॉपिक को। अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल साहित्यिक स्रोत काफी नहीं है। इसके लिए पुरातात्विक जो साक्ष्य होते हैं उनकी भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। केवल लिखित रूप में जो भी मिल गया उससे ही इतिहासकार इतिहास का पता नहीं लगाते, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जो साहित्य लिखे हुए मिले हैं उसमें कुछ साहित्य ऐसे हैं जिसपे आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मान लो राजाओं के जो कर्मचारी होते थे उनके द्वारा लिखा जाता था, तो वो कभी भी राजा के बारे में गलत नहीं लिख सकते, क्योंकि भाई राजा उनको सजा देगा। तो मतलब वो बना चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर उनके बारे में लिखते थे। तो इसलिए पूरी तरीके से कई सारे साक्ष्यों को हम लिखित साक्ष्य पे विश्वास नहीं कर सकते। तो इसके अलावा हमें जो कुछ सबूत मिलते हैं उसके जरिए भी हम इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इतिहासकार जो हैं वो अतीत के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए केवल साहित्यिक स्रोत पर निर्भर नहीं होते, इसके लिए वो पुरातात्विक साक्ष्यों को भी देखते हैं। अब क्वेश्चन ये बन जाएगा कि पुरातात्विक साक्ष्य का क्या मतलब होता है। तो देखिए बहुत सिंपल है। आप देख अभिलेख जानते हैं, अगर अभिलेख है तो वो भी पुरातात्विक साक्ष्य की कैटेगरी में आएगा। कोई शिलालेख हो गया, कोई सिक्का हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए, मुहरें मिल गई, मनके मिल गए, मूर्तियां मिल गई। अगर ऐसी चीजें अवशेष के रूप में मिल जाती हैं तो इतिहासकार उनसे भी जानकारी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं। और साहित्यिक साक्ष्य आपको कल बता ही दिए थे, जो लिखित रूप में जो भी ग्रंथ वगैरह मिले हुए हैं। तो ये बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। ये सभी अवशेष, ये जितने भी अवशेष हम पढ़ रहे हैं, ये सभी अवशेष अतीत के बारे में गहन जानकारी हमको उपलब्ध कराते हैं। आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अभिलेख के बारे में। क्लास 12th में आपने ये पढ़ा है कि अभिलेख क्या होता है। आपने देखा होगा पत्थरों पे जो खोद कर लिखा जाता था, मतलब उकेरे जाते थे शब्द, या शिलाओं पे जो लिखा जाता था। ठीक है, ये अभिलेख होते थे। तो अभिलेख देखिए क्या क्या होता है कि अभिलेख एक विशेष प्रकार का लेखन है जो कि पत्थरों पे लिखा जाता है या फिर किसी धातु पे। देखिए जैसे मान ले चांदी के धातु पे, तांबे के धातु पर, जिसको ताम्रपत्र भी कहा जाता है, मिले हैं बहुत सारे सबूत के तौर पे। तो पत्थर पर या धातु पर या किसी लकड़ी पर या ईंटों के ऊपर या मिट्टी के बर्तनों में जो उकेरे जाते हैं उसको अभिलेख कहा जाता है। अभिलेख जो है बहुत ज्यादा सहायक हैं हमें इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए। तो अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है। आगे देखिए, अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख अध्ययन भी कहा जाता है, या फिर अगर हम इंग्लिश में बात करें तो उसको एपिग्राफी कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, हिंदी में इसको पुरालेख अध्ययन भी कहा जाता है। इतिहासकारों ने पुरालेखों का अध्ययन किया है और उसमें मौजूद जानकारी जो भी मतलब उनको अवशेष मिले या जो भी चीजें मिली उसको बहुत मतलब ध्यान से उसका अध्ययन किया, उसका विश्लेषण किया, उसको समझा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और उसके बाद उसे जाके अतीत से जोड़कर उसको समझा गया और बाद में इतिहास लिखा गया। ठीक है, जैसे कि आपको हड़प्पा सभ्यता वाला आपने 12th क्लास में पढ़ा था, आपको याद होगा कि वहां से मोहरें मिली थी। उन मोहरों से वहां के बारे में जानकारी निकाली गई। वहां से कुछ मूर्तियां मिली थी, उन मूर्तियों से जानकारी निकाली गई। ईंटें मिली थी, ईंटों से कई सारी जानकारी मिली है और भी कई सारे सबूत मिले थे हड़प्पा सभ्यता से। उस उन चीजों से या उन पुरावस्तुओं से या उन पुरातत्व वस्तुओं से हमें क्या पता लगा, हड़प्पा सभ्यता का इतिहास पता लगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ हड़प्पा सभ्यता की। यहाँ पे बात हम कर रहे हैं लगभग लगभग 300 से 600 शताब्दी के आसपास, 300 से 600 ईस्वी के आसपास की। आगे देखिए, तीसरी
शताब्दी के अंत तक उत्तर भारत में अभिलेख अधिकतर संस्कृत भाषा में प्राप्त हुए। क्योंकि आप गुप्त काल के बारे में पढ़ोगे तो उस वक्त आपको दो तरह की भाषा सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी गुप्त काल में, एक तो संस्कृत और दूसरी प्राकृत। तो ये भाषाएं आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो इस समय अगर हम बात करें तीसरी शताब्दी के अंत तक, तो संस्कृत भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई थी। संस्कृत इस समय की सबसे इंपॉर्टेंट भाषा मानी गई है और इसमें न केवल उत्तर भारत बल्कि दूर अगर आप देखोगे दक्षिण पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों में, तो वहां पे भी उच्च संस्कृति, धार्मिक और राजनीतिक शक्ति से जुड़ी भाषा का दर्जा संस्कृत को मिला हुआ था। यानी कि संस्कृत एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा थी और जितने भी मोस्टली इस समय में अभिलेख मिले थे उत्तर भारत में, सभी संस्कृत भाषा में ही होते थे। फिर बाद के समय में गुप्तोत्तर काल में धीरे धीरे क्षेत्रीय भाषाएं और लिपियों का विकास शुरू हो गया था। फिर गुप्त काल आया और गुप्तोत्तर जो भी काल रहा होगा उसमें धीरे धीरे जो क्षेत्रीय भाषा थी उनका भी विकास होना शुरू हो गया था। संस्कृत के अभिलेखों को स्थानीय भाषाओं में अनुवादित भी किया गया। देखिए संस्कृत में कई सारे मूल अभिलेख लिखे हुए, मूल मतलब जो ओरिजिनल कृति होती है वो संस्कृत में लिखी गई है, बट उसको क्या किया गया बाद में अन्य भाषाओं में उसका ट्रांसलेट कर दिया गया, उसका अनुवाद कर दिया गया। तो ऐसे भी कई सारे अभिलेख मिले हैं जो अन्य भाषाओं में अनुवादित थे। जब पल्लव वंश का शासन था उस दौरान दक्षिण भारत के अभिलेखों की महत्वपूर्ण भाषा तमिल बन गई थी। आपको तमिल वाला मैंने कल भी जिक्र करा था जब आपको मैंने साहित्यिक स्रोत का इतिहास पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था वहां पे कि दक्षिण भारत में तमिल भाषा महत्वपूर्ण हो गई थी और बहुत सारे साहित्य जो थे वो तमिल भाषा में मिले हैं वहां पे। तो यहाँ पे याद रखना है पल्लव वंश के समय में तमिल भाषा दक्षिण भारत में दक्षिण क्षेत्र में महत्वपूर्ण भाषा बन चुकी थी। लेकिन उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में संस्कृत, अब यहाँ पे आप उत्तर और दक्षिण भारत सभी जानते हैं। आप मैं आपको फिर भी बता दूं, यहाँ पे ये बहुत ही छोटी बातें हैं। भारत का अगर हम मैप बना के देखते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। तो ऊपर का जो आ जाएगा ये जो है ये उत्तर भारत आ जाएगा, यहाँ पे संस्कृत महत्वपूर्ण थी। नीचे की तरफ आओगे तो आप यहाँ पे आपको तमिल भाषा और ये भाषा दिखेगी, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ये सब हमने कल भी पढ़ा था, आगे हम पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले कन्नड़ अभिलेख जो है वो 6वीं और 7वीं शताब्दी के अंत में मिले हैं। चोल शासकों के अभिलेख तेलुगु भाषा में मिले। जो चोल शासक थे उनके अभिलेख कौन सी भाषा में मिलते हैं? तेलुगु भाषा में। और चोल जो शासक थे किस लिए जाने जाते हैं? मंदिरों के निर्माण के लिए। दक्षिण भारत आपको पता है मंदिर बहुत है वहां पर, और ये शासक जो रहे हैं इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण वहां पे करवाया है। लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास मलयालम भाषा में कुछ अभिलेख मिले हैं। ऐसे हजारों अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, भाषाओं का आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिए दक्षिण भारत में कौन कौन सी भाषा हो गई? तमिल हो गई, तेलुगु हो गई, मलयालम हो गई, इन भाषाओं में कुछ साहित्य मिले हैं। आगे देखिए कि जिसमें कई सारे मतलब ऐसे अभिलेख मिले थे जिसमें भूमि अनुदान पत्र सबसे महत्वपूर्ण थे। भू अनुदान पत्र भी कहा जाता है इसको, भूमि अनुदान पत्र भी कहा जाता है। देखिए इसमें लिखा क्या जाता है, जैसे मान लो कोई राजा किसी ब्राह्मण को अगर कोई जमीन दान में दे दे तो उसको लिखवाता था, जिसमें वो भू अनुदान पत्र कहलाता था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि अधिकांश राजाओं ने ब्राह्मणों को और तथा धार्मिक मंदिर वगैरह बनाने के लिए, धार्मिक प्रतिष्ठान बनाने के लिए भूमि जो थी दान में दी थी। उसके बारे में जो लिखा जाता था वो भू अनुदान पत्र में लिखा जाता था, उसको भूमि अनुदान पत्र भी कहा जाता है। इस अनुदान को पत्थरों या फिर तांबे की प्लेटों या फिर तांबे की जो चादर टाइप की होती थी उसमें उत्कीर्ण करके लिखवाया जाता था। ये जो अभिलेख थे पत्थरों में या फिर तांबे की जो प्लेट है उस पर लिखवाए जाते थे। शाही अभिलेख भी प्राप्त हुए कई सारे जो शासन और शासक से संबंधित होते हैं, जिसमें प्रशस्ति सबसे महत्वपूर्ण है। अब देखिए जो प्रयाग प्रशस्ति और कई सारी प्रशस्तियों के बारे में आपने पढ़ा होगा पहले भी, तो ये प्रशस्ति आखिर होती क्या है? तो प्रशस्ति आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने नीचे इसका मतलब लिख रखा है। देखिए प्रशस्ति का मतलब होता है किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु की खूब प्रशंसा करना, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिखना, उसकी खूब तारीफें लिखना प्रशस्ति कहलाता है। तो ये क्या होता था, देखिए जो इसमें ज्यादातर जो शासक होते थे उनके बारे में लिखा होता था, यानी जो राजा होते थे, राजा के बारे में प्रशस्ति लिखी जाती थी, यानी उनकी प्रशंसा में लिखी जाती थी और उसमें खूब तारीफें की जाती थी। तो अब आपको ये बिल्कुल याद रहेगा। आगे देखते हैं।
इनमें जो ये प्रशस्ति होती थी इसमें शाही वंशावली और राजनीतिक घटनाओं के बारे में भी लिखा होता था। शाही वंशावली मतलब जैसे कि मैं आपको बता दूं, अलग अलग जैसे शासन रहे हैं तो उनमें कैसे कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, सिर्फ एग्जांपल के लिए। चलिए मान लीजिए हम गुप्त साम्राज्य की बात ही कर लें, तो सबसे पहले जो आएगा वो श्रीगुप्त आएगा। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद कौन आए थे, उनके जो बेटे थे घटोत्कच, इनका नाम था, घटोत्कच आए। फिर घटोत्कच के बाद जो आए वो चंद्रगुप्त प्रथम आए, चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद समुद्रगुप्त आए, समुद्रगुप्त के बाद आप देखोगे तो रामगुप्त मिलेगा आपको, चंद्रगुप्त द्वितीय मिलेगा आपको, विक्रमादित्य भी कहा जाता है, कुमारगुप्त भी मिलेगा, स्कंदगुप्त भी मिलेगा। मतलब ये धीरे धीरे पूरी वंश परंपरा जो चली आ रही थी, पहले ये राजा था, बाद में उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, पूरा का पूरा प्रशस्ति पत्रों में भी लिखा मिला है। तो यहां से आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि सारी जानकारी कैसे मिल जाएगी, पूरे क्रम से मिल जाएगी। इसमें राजा की उपलब्धियों के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया होता है। जैसे मान लो किसी राजा ने कहीं पे युद्ध लड़ा, कोई युद्ध जीत लिया, वहां पे अपना शासन कर लिया या अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया, तो उसकी उपलब्धियों में जोड़ दिया जाता है उसे। 300 से 600 ईस्वी की अवधि में ज्यादातर अभिलेख जो थे वो भूमि अनुदान से संबंधित मिले हैं, क्योंकि उस समय में राजा जो होते थे वो दान बहुत देते थे ब्राह्मणों को जमीन, ताकि वो मंदिर वगैरह बना सके, या आश्रम वगैरह या पूजा पाठ का जो भी करना हो वहां पे बना सकते थे। ब्राह्मणों को दिए जाने वाले गांवों को अग्रहार या ब्रह्मदेह के नाम से भी जाना जाता था। तो वो मुझे लग रहा है शायद आपको याद हो, आपने 12th क्लास में भी इस शब्द को पढ़ा है, अग्रहार, ये आया हुआ है। ठीक है, जो ब्राह्मणों को दी जाने वाला गांव था, दान वगैरह में जो भी दिया जाता होगा। लेकिन 600 से 1200 ईस्वी के बीच जो अभिलेख मिले हैं उससे मुख्यतः क्या मिली है, सूचनाएं मिली है। लेकिन 300 से 600 के बीच में जो अभिलेख मिले हैं उससे ज्यादातर भूमि के दान के बारे में पता लगता है। तो ये था हमारा अभिलेख। अभिलेख के बाद सिक्के, देखिए सिक्के बहुत महत्वपूर्ण है, सिक्कों से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। सिक्कों का अध्ययन, देखिए सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। इसको इंग्लिश में देखिए ये कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। और इसके बाद देखिए सिक्के व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। सिक्कों के जरिए विनिमय किया जाता है, आज के समय में भी विनिमय किया जाता है, उस समय में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे होंगे सिक्के। तो ये सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए सिक्के आप समझिए इसे थोड़ा, ये पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सारे पॉइंट जो आपको बताऊंगा आपको ध्यान रखने हैं। भारत में कौन से शासकों ने कैसे सिक्के चलाए थे ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो जहां पे सातवाहन राजाओं का नाम आए, तो भारत में सातवाहन शासक जो थे इन्होंने शीशे के सिक्के चलवाए थे, आपको याद रखना है। आगे देखिए भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जो थे वो हिंद यूनानी शासक जो थे, इंडो ग्रीक जो आप पढ़ते हो, इन शासकों के द्वारा चलाए गए थे। लेकिन अब यहाँ पे आपको याद रखना है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग पढ़ते हैं और बाद में फिर पूछेंगे बार बार। तो आप समझ जाइए एक बार, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों द्वारा चलाए गए, लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण राजाओं द्वारा प्रथम से चौथी शताब्दी के बीच चलाए गए थे। यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है, चौथी शताब्दी, ठीक है, शताब्दी के बीच चलाए गए थे। बिल्कुल याद कर लें आप ये सिक्के वाला, शीशे के सिक्के सातवाहन, सबसे पहले सोने के सिक्के हिंद यूनानी, लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के पूछे जाए तो कुषाण राजा, और गुप्त शासकों ने अच्छी क्वालिटी के जो सोने के सिक्के थे वो चलाए थे। अब सिक्कों में भी क्या क्वालिटी होती है, क्या बिल्कुल होती है। गोल्ड जो होता है, सोने जो होते हैं, सोने में भी तो क्वालिटी होती है, उसमें मिलावट भी तो होती है, आप समझते हैं ना। यानी कि अच्छी क्वालिटी के जो सिक्के चलाए गए थे वो गुप्त शासकों के द्वारा चलाए गए थे गुप्त काल में। और दिनार के रूप में ये सिक्के जाने जाते थे। इसमें राजा के दिनार लिखा है पर ये बड़ी की मात्रा है कि दीनार, दिनार के रूप में जाने जाते थे। और इनमें राजा के शासन काल को भी दर्शाया गया है। आपको बताऊंगा कि ये सिक्के जानकारी कैसे देते हैं। आपको पता लग गया भाई इसने सोने के सिक्के चला दिए, इसने शीशे के सिक्के चला दिए, इसने चांदी के चला दिए, इसने तांबे के चला दिए, इसने पीतल के चला दिए, जो भी चलते रहे होंगे सिक्के सबने चला दिए। पर यहां से जानकारी कैसे मिली इतिहासकारों को, ये आपको पॉइंट याद रखना है। देखिए समुद्रगुप्त के काल का जो सिक्का मिला है उसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को, अब ये वीणा से देखिए क्या अंदाजा लगा लिया गया, वीणा से इतिहासकारों ने ये अंदाजा लगा लिया कि जो समुद्रगुप्त था वो संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त जो था वो संगीत प्रेमी था। एक तो ये जानकारी निकल गई।
इससे समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने का पता लगता है। गुप्त काल के सिक्कों में पीछे की ओर धार्मिक चिन्ह था। एक तरफ जो शासक है उसके बारे में था, दूसरी तरफ अगर शीशे की दूसरी तरफ देखोगे तो धार्मिक चिन्ह होता था। इससे ये पता लगता था कि जो राजा है, जो शासक है, वो धर्म के प्रति कितना समर्पित है। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। स्कंदगुप्त के शासनकाल के बाद सोने के सिक्कों की शुद्धता में गिरावट आई। देखिए फिर से मतलब जैसे इन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी के सिक्के चलाए, पर स्कंद गुप्त के बाद जो सोने की जो क्वालिटी थी सिक्के की वो गिरा दी, धीरे धीरे कम कर दी। अब मैं आपको फिर से नाम बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले श्रीगुप्त आएगा, फिर घटोत्कच आएगा, फिर चंद्रगुप्त प्रथम आएगा, फिर समुद्रगुप्त आएगा, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, कुमार गुप्त, स्कंदगुप्त। यानी स्कंदगुप्त का सबसे लास्ट के शासकों में आ रहे हैं। गुप्त काल के जो स्टार्टिंग से जो शासक रहे हैं सबने बहुत अच्छी क्वालिटी के सोने के सिक्के चलाए थे, लेकिन जो लास्ट वाले शासक की बात करें, स्कंदगुप्त, या इनके बाद भी एक दो शासक और रहे होंगे, उस समय इसकी जो क्वालिटी थी उसमें गिरावट आ गई थी। गुप्त राजाओं ने चांदी के सिक्के भी जारी किए, कुछ तांबे के सिक्के भी मिले हैं, लेकिन तांबे के सिक्के बहुत ही कम मात्रा में मिले हैं, तो इसीलिए इसको दुर्लभ भी कहा जाता है। मतलब आप देखोगे ना गुप्त काल का जब इतिहास पढ़ते हैं तो सोने के सिक्के सबसे ज्यादा मिले हैं, फिर चांदी के सिक्के मिले हैं, पर तांबे के सिक्के बहुत कम मिले और केवल नाम मात्र के मिले, तो इसलिए दुर्लभ है वो वहां पे बिल्कुल ही। तो इससे ये पता लगता है कि सोने और चांदी के सिक्के ही चलाए जाते थे। कभी कभी इन सिक्कों में राजाओं की जीवनी के बारे में भी पता लग जाता है। उदाहरण के लिए देखो, गुप्त शासक जो थे चंद्रगुप्त प्रथम, उन्होंने क्या करा था, लिच्छवी की राजकुमारी जो थी उससे शादी की थी, उससे विवाह किया था, तो उसका विवरण जो है सिक्कों पे मिल जाता है। तो यहां से जानकारी मिल गई। मैं आपको कहता ना सिक्के तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर कैसे उससे जानकारी मिलती है ये आपको ध्यान रखना है। सिक्कों में जो लिखा होता है या सिक्कों में जो चित्र बनाए होते हैं उससे इतिहासकार जानकारी निकालते हैं। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराया गया था और इसके बारे में सिक्के में दर्ज कराया गया है। अब ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए। ये अश्वमेध यज्ञ जो था ये कोई ऐसा वैसा यज्ञ नहीं होता था, ऐसी वैसी पूजा मत समझिए इसे। ये बहुत मतलब एक बड़ा यज्ञ माना जाता था, बहुत कठोर माना जाता था। क्यों? क्योंकि इसको बहुत कम राजा ने कर रहा है। ठीक है, अगर आप रामायण में पढ़ोगे तो भगवान राम ने किया था, महाभारत में पढ़ोगे युधिष्ठिर वगैरह अगर आप पढ़ते हो डिटेल में तो आपको वहां पे इसका जिक्र मिलेगा। इसके बाद पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भी और भी कुछ शासक रहे हैं जिन्होंने ये यज्ञ करवाया, पर ये यज्ञ आसान नहीं होता था। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे एक साल तक पूजा चलती थी, ऐसा माना जाता है। एक साल तक इसका अनुष्ठान वगैरह कराया जाता था और इसमें क्या किया जाता था कि जो पूजा पाठ हो जाती थी इसको वो शासक करवाता था जो बहुत ही बलशाली, ताकतवर, शक्तिशाली, चक्रवर्ती सम्राट कहलाता हो, वो करवाता था। उसमें क्या होता था, जब पूजा पाठ होती थी उसके बाद एक घोड़ा होता था, राजकीय घोड़ा। उस घोड़े को खूब सजाया जाता था। जब घोड़े को खूब सजा दिया जाता था उसके बाद उसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। ठीक है, स्वतंत्र छोड़ दिया, वो घोड़ा जहां मर्जी वहां जा सकता है और जहां जहां वो घोड़ा जाएगा वहां तक का जो क्षेत्र आएगा वो उस राजा का हो जाएगा जिसने वो यज्ञ करवाया है। अगर 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 किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको चैलेंज कर दिया, मान लो किसी व्यक्ति ने उसके घोड़े को पकड़ लिया या उस घोड़े को रोक लिया या उसकी अधीनता मानने से इनकार कर दिया, ऐसी स्थिति में उस राजा को उस वाले राजा से जिसने यज्ञ करवाया था युद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध में आपको पता ही है, क्योंकि जो अश्वमेध यज्ञ कराने वाला राजा है वो कोई ऐसा वैसा राजा नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर राजा है। तो शायद ही कोई मतलब उसके घोड़े को रोक कर अपनी मौत को दावत शायद ही कोई दे, और अगर किसी ने दे दी तो फिर उसे युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध करने का मतलब है अगर जीतता है तो ही ठीक है, नहीं नहीं तो फिर उसकी सारी जो भी मतलब जमीन संपत्ति वगैरह जो भी है उसका क्षेत्र सब कुछ उस राजा के अंडर में आ जाएगा। समुद्रगुप्त के तीरंदाज और युद्ध कुल्हाड़ी को भी सिक्के में दर्शाया गया। इससे ये पता लग गया कि वो युद्ध कौशल मतलब उसका बहुत अच्छा युद्ध कौशल था। और समुद्रगुप्त के बारे में मैं आपको बता दूं, ये भारतीय इतिहास का महान सम्राट माना जाता है समुद्रगुप्त। क्यों माना जाता है? ऐसा कहा जाता है कि इसने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी कभी भी कोई लड़ाई नहीं जीता, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई लड़ाई नहीं हारा। और यहीं पे मुझे याद आ रहा है दक्षिण की तरफ इन्होंने शायद कोई 12 युद्ध कुछ ऐसे करे थे, काफी समय हो गया मुझे पढ़े हुए, और सारे के सारे युद्ध जीते थे। इसीलिए समुद्रगुप्त जो है बहुत महान सम्राट माना जाता है। और एक इसमें सबसे बड़ा पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि इसको ना भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। नेपोलियन क्यों कहा गया है? इसकी महानता के कारण, यानी इसने जो इतने सारे युद्ध लड़े, जो इतने सारे युद्ध जीते और कभी नहीं हारा, इसलिए कहा गया है। और वीणा बजाते हुए उसमें चित्र है इसका, तो इससे संगीत प्रेमी भी माना गया है। ठीक है, तो ये बहुत आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको यहाँ पे।
आगे है मध्य युगीन काल में कुछ राजवंशों ने मिश्र धातु के सिक्के भी चलाए। बाद के समय में फिर मिश्र धातु के सिक्के चलने लगे, यानी एक धातु अलग है, दूसरी धातु अलग है, उन दोनों को मिक्स करके फिर एक अलग सिक्का बनाया गया, जो मिश्रित कह सकते हो, अलग अलग धातुओं से बना हुआ। ये प्योर नहीं होता है, ये शुद्ध सिक्का नहीं माना जाता है। गंगा घाटी में मिश्र धातु सिक्का श्रृंखला के सिक्के जो थे वो गुर्जर प्रतिहार राज्य द्वारा चलाए थे। आगे के चैप्टरों में हम ये गुर्जर प्रतिहार और ये जितना भी है चोल शासक, कुषाण वगैरह, ये हम आगे के चैप्टरों में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वहां पे विस्तार से बताऊंगा, बट यहाँ पे आपको उतना ही बताऊंगा जितना आपके सिलेबस में है। गुजरात में भी कुछ ऐसे मिश्र धातु वाले सिक्के प्रचलित थे, चलाए जाते थे। तांबे के सिक्के का प्रयोग जो था मेनली मुख्यतः 8वीं शताब्दी के मध्य से 9वीं शताब्दी के मध्य सिंध के अरब गवर्नर द्वारा चलाया गया था या चलाए जाते थे। दक्षिण भारत में बात करें तो वहां पे शेर और बैल की आकृति सिक्कों पर बनी थी, यानी सिक्कों पर चित्र बना हुआ था शेर का और बैल का। तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये सिक्के जो थे पल्लव राजाओं के द्वारा चलाए गए थे। ये वही पल्लव राजा हैं जो अभी मैं बता रहा था, जिनके साहित्य जो है तमिल भाषा में लिखे मिले थे, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। चोल राजाओं द्वारा चलाए गए सिक्कों में बाघ का चित्र अंकित मिला, यानी बाघ का चित्र यहाँ पे इनके सिक्कों में मिला है। 300 से 600 की अवधि में कई वास्तुशिल्प और मूर्ति कला के अवशेष भी मिले हैं। इनमें ज्यादातर जो थे वो धार्मिक प्रकृति के थे। ठीक है, तो आपका सिक्के वाला टॉपिक यहां से खत्म हो गया। अब आपका जो टॉपिक बचा है ये है वास्तुकला वाला, वास्तुकला या फिर इसको हम मूर्तिकला वास्तुकला वाला जो टॉपिक था वो आपका यहाँ से शुरू है। 300 से 600 की अवधि के दौरान क्या हुआ था, कई वास्तुशिल्प और मूर्तिकला के अवशेष मिले हैं और ज्यादातर धार्मिक प्रवृत्ति के थे। तो ये अवशेष भी बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि देखिए हमने पढ़कर ग्रंथों से तो जानकारी ले ली, हमने विभिन्न जो चीजें उत्खनन में मिल रही है उससे जानकारी ले ली, लेकिन कुछ मूर्ति कला और जो कुछ मकान या जो मंदिर वगैरह बनाए जाते हैं तो उसको बनाने के स्टाइल से, उसको बनाने की शैली से भी कुछ हमें जानकारी मिलती है, वही बताया गया है। तो ज्यादातर धार्मिक प्रवृत्ति के मूर्ति कला या वास्तुशिल्प मिले। पुराना किला, बड़ा बसाड़, भीता, अरिकामेडु, कावेरी पत्तनम, ये जो स्थल है यहाँ पे खुदाई की गई और वहां से बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं जिनसे ये सबूत मिले हैं। ठीक है, ये जो मैं मूर्तिकला वाला जो था ये यही टॉपिक है, बट स्लाइड थोड़ी सी पीछे हो गई है, बाकी आपको समझ में आ जाना चाहिए। गुप्त काल के संरचनात्मक ढांचे को हुलास खेड़ा लखनऊ जिला में प्राप्त हुआ है। गुप्त काल के कुछ संरचनात्मक कुछ स्ट्रक्चर वगैरह जो थे वो कहां से मिले, लखनऊ से भी मिले, क्योंकि गुप्त काल अगर आप देखोगे राजधानी वगैरह यही पटना साइड ही होती थी ये सब, और उत्तर भारत का क्षेत्र इनका होता था। ठीक है, मध्य गंगा घाटी में ब्राह्मी लिपि की कुछ मोहरें मिली हैं, कुछ ऐसी मोहरें मिली हैं जिसमें ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हुआ था। पटना के कुमरहार क्षेत्र में बौद्ध मठ के अवशेष मिल गए हैं। बसाठ जो जगह थी वहां पे मोहरें मिल गई हैं। इन साक्ष्यों के आधार पे भी इतिहासकार जो है अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। तो ये था आपका अगला टॉपिक। यहां से आपका शुरू होता है लास्ट टॉपिक और अब आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। अब देखिए हमने इतने सारे साक्ष्य पढ़ लिए। हमने क्या पढ़ा, पहले वीडियो में साहित्य पढ़ा। साहित्य में हमने 3 तरह का साहित्य पढ़ा था, एक तो धार्मिक, एक गैर धार्मिक और एक विदेशी। आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, आज के हमने यहाँ पे पुरातत्व पढ़ा। पुरातत्व में क्या पढ़ा, हमने अभिलेख को पढ़ा है, हमने सिक्कों को पढ़ा है, ठीक है, और इसके बाद फिर हमने मूर्ति कला के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है और हमने वास्तुकला के बारे में पढ़ा है। इतना हम पढ़ चुके हैं, लेकिन जो साक्ष्य मिले ना इनकी कुछ सीमाएं होती हैं, यानी इन सबूतों की कुछ लिमिटेशन होती है। हम बिल्कुल आंख बंद करके किसी भी साक्ष्य पे भरोसा नहीं कर सकते, किसी भी साक्ष्य को किसी भी घटना से हम जोड़ नहीं सकते। उसको क्रॉस चेक करना, उसको उस समय की जो घटनाएं हैं उससे जोड़कर देखना, बहुत सारी चीजें देखी जाती है। तो देखिए ये सबूत जो मिले हैं, जैसे मान लो इसमें कुछ कमियां भी निकली हैं और ये आप 12th में भी पढ़ चुके हो। देखिए कैसे कैसे क्या क्या कमी मिलती है कि विभिन्न साक्ष्य हमें अतीत की जानकारी अवश्य प्रदान करते हैं, लेकिन उनके अध्ययन में हमें बहुत ज्यादा सावधानी, यानी इतिहासकारों को बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। साक्ष्य जो होता है इनका सावधानी पूर्वक हमें और अच्छे तरीके से देखना चाहिए, समझना चाहिए और इसका कुशल विश्लेषण करना चाहिए, वरना अगर हमने इसका सही तरीके से विश्लेषण नहीं किया तो गलत हो जाएगा। मैं आपको कनिंगम वाला आपको याद होगा, कनिंगम जो थे जनरल कनिंगम, उनको हड़प्पा काल की एक मुहर दिखाई गई थी। उन्होंने उस मुहर को समझा नहीं कि हड़प्पा काल की, उन्होंने उसको गंगा घाटी
कि सभ्यता से जोड़ के बता दिया कि ये इस समय की है, जबकि बाद में पता लगा वो मोहर तो बहुत पुरानी, बहुत प्राचीन सभ्यता से थी। आई होप आपको समझ में आया कि कोई भी चीज अगर हमें मिलती है, कोई अभिलेख वगैरह, तो हमें उसका बहुत अध्ययन करना चाहिए, बहुत समझना चाहिए। इतिहासकारों को उसको बहुत सावधानी पूर्वक उसका विश्लेषण करना चाहिए, डायरेक्ट नहीं उसको जोड़ देना किसी भी काल से। प्राचीन अभिलेख कुछ ऐसे भी प्राप्त हुए हैं जिनमें अक्षर जो थे वो धुंधले मिले हैं, जिन्हें समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई आई है। कुछ अभिलेख तो ऐसे मिले हैं जो टूटे फूटे मिले। देखिए, अब मान लो कोई अभिलेख मिला, अब वो इतने साल तक पड़ा रहा, टूट फूट गया। अब इतनी बड़ी मान लो आपको अभिलेख मिला है, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी थी, पर आपको आधा मिले, तो क्या आप आधे को पढ़ के पता लगा पाओगे? नहीं पता लगा पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इनको समझने में आपको बहुत ज्यादा कठिनाई आएगी। कुछ में तो अक्षर बिल्कुल धुंधले मिले हैं, अब धुंधले अक्षर कैसे पढ़ पाओगे, सोचो। और जो किसी विषय पर पूर्ण जानकारी नहीं दे पाते हैं। कुछ अभिलेख ऐसे मिले हैं जो टूटे फूटे इस स्थिति में मिले हैं कि पूरी जानकारी नहीं दे पाते हैं। कुछ साक्ष्य ऐसे भी मिले हैं जो लिखे हुए थे, पर उसमें तारीख वगैरह उपलब्ध नहीं हो पाई है कि कब के समय में लिखा है, किसने लिखा है। और तारीख वगैरह, अगर तारीख मिल जाए तो थोड़ा मतलब आसानी हो जाती है उसको काल से जोड़ने में। कई स्थानों पर व्यवस्थित खुदाई भी नहीं हो पाई है। अगर सही तरीके से खुदाई करते तो और भी ज्यादा साक्ष्य मिलते, सबूत मिल पाते, तो इसकी भी समस्या आई है। सिक्के जो थे अपना विशिष्ट अर्थ रखते हैं। मुद्रा भी विनिमय का ही माध्यम होती है, जिससे किसी की सत्ता का पता लगता है, क्योंकि ये जो सिक्के वगैरह होते थे ये शासक ही जारी करवाते थे। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। लेकिन सिक्कों में भी एक कमी मिली है। सिक्कों में कमी क्या मिली है? बहुत सारे सिक्के जो थे वो मिल नहीं पाए हैं कई जगह पे। कुछ सिक्के मतलब अच्छी तरीके से नहीं मिल पाए हैं, बहुत कम मिले हैं कहीं पे सिक्के, कहीं पे खुदाई नहीं हो पाई है। तो ये चाहे कोई भी सिस्टम रहा हो, उसमें कहीं ना कुछ दिक्कतें सामने आई हैं। तो वही आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो साक्ष्य मिले हैं उसमें कुछ उसकी कुछ सीमाएं भी होती है, कुछ लिमिटेशन भी होती है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। जरा भी अगर आपको दिक्कत आती है तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, चाहे कितनी बार भी देखनी पड़े, पर आप इसको समझो टॉपिक को। क्योंकि आप ग्रेजुएशन में हो, सीबीएसई में नहीं हो। मार्क्स यहाँ पे आपको 100 में से 100 या 100 में से 90 लाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे मार्क्स मार्किंग स्कीम जो होती है बिल्कुल अलग होती है, यहाँ पे मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। तो आपको हार्ड वर्क करना है, बहुत मेहनत करनी है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।